नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने विश्वसनीय चैनल स्टडी इजी विद तृप्ति में, जहाँ हम तैयारी कराते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की विद जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ल्यूसेंट, सामान्य ज्ञान सीरीज में थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स के साथ आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी भी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, आवरण मेंटल और केंद्रीय भाग यानी कि कोर। भूपर्पटी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः चट्टानों से बना हुआ है। इसके 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिना है और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसकी बहुलता पाई जाती है यानी कि अधिकता में होता है ये। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। जब भी यहाँ पर 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा कि ये क्यूब की बात चल रही है, ठीक है, यानी कि पावर 3। भूपटल की रचना सामग्री। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम और चौथे स्थान पर लोहा, 5वें स्थान पर कैल्शियम है, 6ठे स्थान पर सोडियम है, 7वें स्थान पर पोटेशियम और 8वें स्थान पर मैग्नीशियम। ठीक है, तो भूपटल की रचना में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे ज्यादा अधिकता किसकी है। ठीक है, तो होता क्या है, वायु में जो सबसे ज्यादा अधिकता है वो नाइट्रोजन की है, ठीक, और भूपटल पर जो है वो ऑक्सीजन की है। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर कई लोग नाइट्रोजन आंसर को लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखें कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, यानी पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से ही मिलकर बना है। किस किस से हो गया? ऑक्सीजन हो गई, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। शेष भाग में क्या आता है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य पदार्थ। ठीक, तो यह भी क्रस्ट की बात चल रही थी। अब आते हैं मेंटल। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग को घेरे हुए है। चलिए देखिए, अभी मैग्मा की बात आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैग्मा और लावा क्या होता है। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो पिघली हुई चट्टान की बात करें अगर हम पृथ्वी के भीतर, ठीक है, तो जो पिघली हुई चट्टान जब पृथ्वी के भीतर है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, और जब यही बाहर आ जाती है तब इसे लावा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम कुछ असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटीज की बात करेंगे। अच्छा देखिए, कंटिन्यूटी यानी कि जो चीज़ एक साथ चली आ रही है। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? बीच में जब दूसरी चीज़ें आ जाए तो उसको डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ों को डिवाइड करने के लिए इन असंबद्धताओं का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो यह है कोनराड असंबद्धता। ये क्या करती है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को निर्धारित करती है। इसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद मोहविसिक आती है। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा को निर्धारित करती है। रेपेटी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के क्षेत्र को निर्धारित करती है, सीमा क्षेत्र को, इसको रेपेटी बोलते हैं। फिर गुटेनबर्ग की बात करेंगे तो ये मेंटल और ऊपरी क्रोड की सीमा क्षेत्र को निर्धारित करती है।
लेहमेन आती है, ये वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को निर्धारित करेगी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय भाग यानी कि कोर जो आ जाता है। क्रस्ट की बात हो गई, मेंटल की बात हो गई, अब कोर पर आते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर है, निकेल और फेरस से ये बनता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग घेरे हुआ है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है एवं इसकी औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो एक बार ये देखिए समझ लेते हैं जो डिसकंटिन्यूटीज थी पृथ्वी की संरचना थी। तो पृथ्वी की संरचना की जब बात हो रही थी तो बात हो रही थी कि जो ऊपरी लेयर है उसको हम क्रस्ट बेल्ट बोलते हैं, उसके बाद जो आती है वो है आपकी मेंटल और उसके बाद है आपकी कोर। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटीज की बात करेंगे तो कॉनरॉड की बात आ गई, ये हो गई अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, ये आपकी अपर क्रस्ट हो गई, ये आपकी लोअर क्रस्ट हो गई और इसके बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये आपकी कॉनरॉड हो गई। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे क्रस्ट है सब, यानी कि जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, वो दो भागों में विभाजित है, ऊपरी और निचली। ठीक है, उसके बाद मेंटल है वो भी, और उसके बाद कोर आती है तो वो भी दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों के बीच एक एक डिसकंटिन्यूटी होगी और फिर क्या होगा, इसके और इसके बीच क्रस्ट और मेंटल और कोर के बीच इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी होती हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, क्रस्ट के बाद जब आएगी तो फिर अपर मेंटल आएगी, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में आ गई आपकी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लिखा है बिटवीन अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, सॉरी यहाँ लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अब मेंटल की बात करें, अब मेंटल में ही दो आ गई आपकी, अपर मेंटल आ गई और लोअर मेंटल आ गई, तो इन दोनों के बीच जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे क्या कहते हैं, रैपिटी। ठीक, उसके बाद अब मेंटल के बाद जब कोर स्टार्ट होगा तो लोअर मेंटल होगा और आउटर कोर होगा। तो अगर आपको लोअर मेंटल और आउटर कोर नहीं भी दिया हुआ है, अगर वो मेंटल और कोर के बीच ही पूछ रहा है तो आप क्या आंसर देंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, तो ये आती है आपकी लेमन डिसकंटिन्यूटी। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी चीज। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है जॉर्डन में मृत सागर है, इसके आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा मापा जाता है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। फिर सर आइजक न्यूटन ने क्या साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी की बजाय नाशपाती के समान बताया और यही आपसे पूछा जाता है कि पाइथागोरस ने क्या बताया, आइजक न्यूटन ने क्या बताया, जेम्स जीन ने क्या बताया। ठीक है, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो जहां भी आएगा आप समझ जाए जल की बात चल रही है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर और जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। तो सबसे पहले स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर की बात करते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण वाय परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं वो स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। कई बार ये पूछा गया है। ठीक, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 3:7 है, यानी कि ये 3 और ये 7, 3:7। ठीक, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर इसका अंतर पाया जाता है। ठीक, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली होती है 12 से 20 किलोमीटर। तो अब स्थल मंडल की बात चल रही है तो इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, आइए उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चट्टान की। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो 3 प्रकार आपके होते हैं, आग्नेय हो गई,
अवसादी हो गई और कायांतरित। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान की। चलिए, तो आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक। ठीक है, तो आग से आग्नेय बना है। ठीक, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि इसके उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन सी में नहीं पाए जाते। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान होती है। इसमें चुंबकीय लोहा होगा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, गोल्ड और प्लेटिनम भी पाया जाता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, अब काली मिट्टी किसकी खेती में काम आती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पैग्मेटाइट, कोडरमा, झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। ठीक, जो पैग्मेटाइट चट्टानें होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं आग्नेय चट्टानी पिंड यानी कि एग्नियस रॉक बॉडीज की। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं या इनका निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा है, एक टाइम के बाद क्या होता है, बहुत सालों का ये प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, जब ठंडा हो जाता है, ठंडे होकर क्या है, ये ठोस रूप ले लेता है और उससे अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ पे ही समझ लीजिए आपके अंतर्वेदी क्या है, जो अंदर ही जमा हो जाए वो आपका अंतर्वेदी। ठीक, इन्हें फेनेरिटिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फेनेरिटिक चट्टान के रूप में भी जानी जाती हैं। होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा फंसा होता है वही जब जमा हो जाता है तो उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब देखिए इससे क्या क्या बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेथोलिथ। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। अच्छा, इन्हें पाताली चट्टान भी कहा जाता है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है, यानी कि सम नहीं होता, ऊंचा नीचा होगा। ठीक है, यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है और कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा क्या हो गया अमेरिका के और कनाडा वाले में, तो कनाडा का जो कोस्ट रेंज है वो बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक। छोटे आकार के बेथोलिथ को स्टॉक कहा जाता है। इसका ऊपरी भाग जो गोलाकार है वो गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका हजारों में है और इसका 100। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैकोलिथ की। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबद का रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी रूप है। ठीक है, बहिर्वेदी यानी कि जब जो मैग्मा है वो बाहर निकलकर लावा का रूप लेता है और तब जमा होता है, उसको बहिर्वेदी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लैपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तश्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तब उसे लैपोलिथ कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है इसको फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, तश्तरीनुमा बन गया तो लैपोलिथ हो गया, फिर लहरदार हो गया तो फैकोलिथ बन गया। सिल क्या हो गया, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमा होता है, ठीक है, तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहा जाता है। ठीक है, शीट जो है यानी कि वो एक सिल का ही रूप है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है या मोटाई है वो 1 मीटर से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइक की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहलाता है। झारखंड का जो सिम भूमि क्षेत्र है वहां पर अनेक डाइक दिखाई देते हैं।
चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो संरचना होती है उसको हम किस प्रकार के पिंड के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैथोलिथ की हम बात कर रहे थे। तो देखिए एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो संरचना है इसको हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक। ये छोटे आकार के जो बैथोलिथ उत्पन्न हो जाएंगे उसको हम स्टॉक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे लैकोलिथ की। ठीक, जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से ऊपर उठता है और गुंबद के रूप में जमा हो जाता है तो हम इसको लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की जो संरचना है। अब देखिए मैग्मा ऊपर उठ रहा है और यहाँ पर मैग्मा जो है वो गुंबद के रूप में जमा हो गया। ठीक, तो ये लैकोलिथ कह दिया गया। लैपोलिथ की बात करेंगे तो अब होता क्या है कि जब तश्तरी नुमा जमा हो गया तो ये लैपोलिथ बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ फर्क देख सकते हैं, लैकोलिथ में क्या हुआ था गुंबद और लैपोलिथ में क्या हुआ तश्तरी। ठीक, अब उसके बाद फैकोलिथ की बात करेंगे तो इसमें लहरदार जो आकृतियां होंगी उसको फैकोलिथ कहा जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए ये आपका हो गया सिल इस तरीके से। ठीक, और जब सिल की जो मोटाई है वो अगर कम हो जाए और वो 1 मीटर से भी कम हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, शीट कह देंगे। ठीक है, डाइक क्या हो जाएगा, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसको डाइक कहते हैं। ये देखिए जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी ये लावा प्रवाह है। ठीक है, कि किस प्रकार के जो अग्निपिंड है वो बनते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरण होता है और वो आग्नेय चट्टान का कायांतरित होकर रूप क्या बनता है, और ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ग्रेनाइट जो है उसका कायांतरित रूप है नीस, साइनाइट का साइनाइट नीस, ग्रेबो सर्पेंटाइन, बेसाल्ट सिस्ट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अवसादी चट्टानें जो है उनका कायांतरित रूप हम आगे देखेंगे। चलिए तो अब देखते हैं अवसादी चट्टान। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी बलुआ पत्थर स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती हैं। इन्हीं को अवसादी चट्टान कहा जाता है। अब इनमें क्या क्या आ जाता है देखिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टान और शेल खड़ी। ठीक, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आग्नेय में नहीं पाया जाता। ठीक है, इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। ठीक, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाती है तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन जो है उनकी अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है वो किससे निर्मित है, बलुआ पत्थर से। ठीक है, अब कायांतरित चट्टान की बात करेंगे। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें भी जब कायांतरित हो जाती हैं, रूप उनका परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो अब देखिए अवसादी चट्टान जो है उनका रूपांतरण कैसे होता है। सपिंड है, उसका नाम हो जाएगा सपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होती है। शेल स्लेट में हो जाता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में हो जाता है और लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब देखिए आग्नेय कायांतरित हुई, अवसादी कायांतरित हुई। अब क्या होता है, कुछ कायांतरित चट्टानें हैं उन्हीं का कायांतरण होता है और वो स्लेट फाइलाइट बन जाती है और फाइलाइट जो है वो सिस्ट। स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से सिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस प्रकार से कुछ रूपांतरण होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों का क्या होगा, मौसम और क्षरण के कारण तलछट यानी कि अवसादी चट्टानों में ही कन्वर्ट होंगी। कॉम्पैक्टिंग सीमेंटिंग होगी तो ये तलछटी पत्थर बन गए। ठीक, फिर से मौसम और क्षरण के कारण ये क्या होगा, तलछट बनेंगी। अब क्या होगा, गर्मी और दबाव पड़ा तो ये क्या बन गई, रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानें। ठीक, अब जब कायांतरित चट्टानें गली तो उससे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कायांतरित चट्टान जो है वो भी खुद कन्वर्ट होती हैं, उनका गलन हुआ, उनके गलन से मैग्मा बना। ठीक, अब मैग्मा क्या होगा, जब मैग्मा ठंडा होगा, ठंडा होकर क्या बनती है हमारी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जब गलेंगी तो गलन से मैग्मा बनेगा। ठीक,
अब क्या होगा, आग्नेय चट्टान में गर्मी और दबाव जब पड़ेगा तो उससे कायांतरित चट्टान बनती हैं, और कायांतरित चट्टानें मौसम और क्षरण से तलछट। ठीक है, तो इस प्रकार से आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं इनका चक्र चलता रहता है। तो ये आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में रूपांतरित होती जाती हैं। ठीक है, चट्टानों के बाद बात करते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है और इन्हें सिंडर कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है इनमें से क्रेटर किसे कहा जाता है, या फिर ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, लावा शीघ्र ठंडा होकर जो छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। मल्टीपल टाइम ये आपसे पूछा गया है। पेलेस टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होती है। ठीक है, अब पेलेस टीयर्स क्या होते हैं, यानी कि पेले के अश्रु। ठीक है, जब पिघले हुए पदार्थ के कण अश्रु सदृश बूंदों के रूप में फ्यूज होते हैं तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपसे ये पूछ लेगा कि जो पेले टीयर्स की घटना है या उसकी उत्पत्ति है वो किस समय होती है। अब उसमें आपको दे देगा कि भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब उद्गार की अवधि जो है उसके अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले हम सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो की बात करेंगे। इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली। मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है कि स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ पर है। ठीक, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या हुआ, स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ये कहाँ पर है, हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप जो है वो यूएसए के अंडर में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वॉल्केनो की बात करेंगे, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, एक्टिव में क्या हो रहा है कि अक्सर उद्गार हो रहा है। प्रसुप्त में क्या रहा है, अभी नहीं हुआ है हाल फिलहाल, लेकिन कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ गया आपके, वेसुवियस हो गया भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा हो गया सुंडा जलटमरू मध्य में, फ्यूजियामा हो गया जापान, मेयन हो गया फिलीपींस। अगला है आपका शांत या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी ना हो, इसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण है आपका को सुल्तान और देमवंद ईरान में, पोपा म्यांमार, किलीमंजारो अफ्रीका और चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट, गीजर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं और इसी को गेजर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट बात है धुआंरे यानी कि फ्यूमेरोल्स। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के ये प्रतीक हैं। इनसे गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल ऑफ तारा कहते हैं। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है और ये पूछा गया है। ठीक है, कि वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स इनमें से किसे कहा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कटमई पर्वत नहीं दिया हुआ है, अलास्का दे दिया जाता है। ठीक है, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित वाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापेक्सी। इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट
और ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो, एंडीज पर्वतमाला में, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। ठीक। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, ये एंडीज पर है और इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। ठीक है। तो चट्टान और ज्वालामुखी के बाद अब बात करते हैं भूकंप की। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है और इसे कई बार पूछा भी गया है। ठीक। अब भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं जिनको हम वेव्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक अथवा पी तरंग, प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। ठीक है। नतोदर का मतलब होता है, देखिए, कॉनकेव। कॉनकेव आप सीधा सीधा इस तरीके से समझे कि इस प्रकार का कुछ वेव का जो है वो मार्ग होगा। ठीक है। द्वितीय अथवा एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी एस वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। ठीक है। ये तीनों माध्यमों से गुजरेगी और ये मतलब जो भी आपके माध्यम है सारे हर एक माध्यम से गुजरेगी है, ठोस, द्रव और गैस, और ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजरेगी। इसका जो वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट बात करेंगे सतही अथवा एल तरंगे यानी कि सरफेस और एल वेव्स की। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। ये पूछा जाता है कि इनमें से किसे लव वेव्स कहा जाएगा, तो एल तरंगें या सतही तरंगों को एल वेव्स कहा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी कि रे लाइट वेव्स भी है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक। भूकंपी तरंगों को सीज्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है और इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। ठीक है। क्या तथ्य हैं? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। ठीक है। जहाँ घनत्व अधिक होगा इनका वेग अधिक होगा और जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ पर वेग कम होगा। ये याद रखिए। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। ठीक है। गौण तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती और एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित और अपवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। अपवर्तित मतलब अपना जो पथ है उससे भटक जाए। ठीक है। परावर्तित यानी कि ये वापस लौट आए। ठीक। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप शुरू होगा वो उसका केंद्र कहलाता है। इसके केंद्र के निकट ही पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। ठीक है। तो अब ये पूछा जाए कि तीनों तरंगें कहां पर पहुंचती हैं, तो भूकंप के केंद्र पर। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं, पी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती और जहां पर कोई भी तरंग नहीं पहुंचती उसको हम शैडो जोन या छाया क्षेत्र कहते हैं। आगे बात करते हैं अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। केंद्र क्या हुआ? जहां से भूकंप शुरू होता है और भूकंप आपका अंदर से शुरू हो रहा है, तो उस केंद्र के ऊपर जो पृथ्वी की सतह है वहां पर जो बिंदु स्थित है तो उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपका जो भूकंप है ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से भूकंप अगर शुरू हुआ तो ये आपका केंद्र हुआ। ठीक है। इसके ठीक ऊपर जहां जो पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु है ये आपका अधिकेंद्र हुआ। ठीक है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक। इसके 3 स्केल होते हैं, रोसीफेरल, मर्केली और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर रिक्टर स्केल का पूछा जाता है कि रिक्टर स्केल से हम क्या नापते हैं।
भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी विज्ञानी चार्ल्स रिक्टर ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल पड़ा और ये 1935 में इसका जो गणना है वो की गई थी इसके द्वारा। ठीक, यह इसका निर्माण किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगी। ठीक, इस स्केल पर 2.0 से या 3.0 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, जबकि 6.2 की तीव्रता या इससे इसका अर्थ होता है शक्तिशाली भूकंप। ये होगा या इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब भूकंप शक्तिशाली है। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 20। पृथ्वी के दग्ध पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय शैल कहलाती हैं मौलिक शैल। मौलिक शैल प्राथमिक। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती हैं किससे? गर्म लावा के ठंडा होने से। ठीक है, चाहे वो अंदर जमा हो चाहे वो बाहर जमा हो। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अधिवितलीय और प्लूटोनिक में। अच्छा, ये देखिए गलत आंसर है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, ये अधिवितलीय या प्लूटोनिक नहीं है, आग्नेय चट्टान होती है। गलत आंसर है। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे या क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इन चट्टानों में जोड़ या जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाता है। जो शैल शेप अन्य से भिन्न होता है तो वो क्या है? आपका ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? बैथोलिथ। ठीक है, और ये ही जो छोटी होती हैं उनको क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान का। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5%। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। ठीक, किसका एग्जाम्पल हो गया ये? अवसादी चट्टानों का। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये हो गया आपका प्राचीन संस्तरित। संस्तरित का मतलब होता है लेयर्स से। ठीक है, संस्तर मतलब लेयर्स। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो ये आपकी क्वार्टजाइट हो गई। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? संगमरमर। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो ये कायांतरित चट्टान हो गई। ये हम पढ़ चुके हैं। जब आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों पर अधिक दबाव पड़ता है, ऊष्मा पड़ती है, तो फिर उससे कायांतरित चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। और नीस किसकी रूपांतरित चट्टान है ये आप मुझे बताएं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर। चलिए सुमेलित करना है तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि आता हमें कौन सा है। तो ग्रेनाइट देखिए आग्नेय का है। ठीक, तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि डी का 1 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। फिर स्लेट जो है वो आपका कायांतरित हो गया। ठीक है, लिग्नाइट जो है वो आपका अवसादी शैल का उदाहरण है। और अब आपका एक ही बच्चा है, जो बॉक्साइट है वो आपका अलौह खनिज है। ठीक, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बालू पत्थर जो है कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, बाकी चूना पत्थर से संगमरमर, ग्रेनाइट नीस, गैब्रो सर्पेंटाइन। ठीक है, ये इनके कायांतरित रूप हैं। ठीक है, और बालू पत्थर यानी कि बलुआ पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह है अपरदन। ताप, दबाव और घुलन तीनों होते हैं। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल। ठीक है, स्तर मैंने अभी आपको बताया, स्तर यानी कि लेयर, लेयर से स्तरित हो गया, स्तर से स्तरित।
निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ये आपकी स्लेट हो गई। स्लेट और संगमरमर क्या है? ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो ये आपकी ग्रेनाइट है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो देखिए आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। तलछटी यानी कि अवसादी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी है? आग्नेय चट्टान। चलिए अब ज्वालामुखी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये गलत है। देखिए मेंटल में होता है। ठीक है, जो लेयर मेंटल होती है वहां पर ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, क्योंकि पिघली परत के रूप में आपकी कौन सी होती है? मेंटल। तो मेंटल का अगर आप मैग्मा का सोर्स अगर आप मानेंगे तो मेंटल को मानेंगे। ठीक है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी सही है। चलिए ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली हुई जो चट्टानें, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बिल्कुल सही है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ठीक है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए? तो देखिए यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। जागृत, मृत, प्रसुप्त तीनों होते हैं। मृत को शांत भी बोलते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? तो ये जागृत में यानी एक्टिव वोल्केनो। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? मृत ज्वालामुखी में। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त या प्रसुप्त। अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की परपटी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ है जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। पेलेस टीयर की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ये मैंने आपको बताया था। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये फ्योर्ड नहीं है, इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। ये गुंबदाकार होती है, अभी हमने देखा था। और लैपोलिथ जो होता है वो कैसी होती है? तश्तरी नुमा। ठीक। पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य यानी कि कीचड़, मड बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गीजर पाया जाता है। पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सारे ऑप्शन सही हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। ठीक है, इसीलिए उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? यह है माउंट ब्लैक। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस या मैदान मेडिटेरियन सी कहते हैं? तो ये सिसिली का जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। फोसा मैग्ना ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? जापान में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना का किस द्वीप पर है? सिसिली। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? यह है वॉस्जेस। कहाँ पर है? फ्रांस में।
वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली। मोना लोआ की बात करेंगे तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है? स्प्रैटली द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये क्राकाटाओ जो है मलेशिया में नहीं है, ये स्प्रैटली पर है। बाकी एटना इटली, पोपा म्यांमार और फ्यूजियामा जापान। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। प्रत्यागम पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? रीड ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, जिसे सिज्मोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप का केंद्र। और उसके केंद्र के ऊपर ही जो पृथ्वी की सतह पर स्थान होता है उसको अधिकेंद्र। भूकंप मूल यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो कहाँ होता है? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? एपिसेंटर या उत्केंद्र या अधिकेंद्र। भूकंप में धरातल की तरंगें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? एल तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि समप भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है? ठीक है, ये सही नहीं। ठीक है, अब समभूकंप रेखा होती क्या क्या है? देखिए, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं वो सहभूकंप रेखा कहलाती है। और भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक, तो जहां बर्बादी समान हुई है वो समभूकंप है। ठीक, और जहां भूकंप एक साथ आ रहा है वो सहभूकंप है। ठीक है, साथ यानी कि सह और सम यानी कि समान, एक समान बर्बादी, ये आपको ध्यान रखना है। रिक्टर कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, बिल्कुल ठीक है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, बिल्कुल ठीक है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, सही है, मतलब सारे सही हैं। ठीक है, तो गलत कोई सा नहीं है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण कौन क्या हो सकता है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं और इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश में उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? जापान में। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस, पी तीनों माध्यम में जा सकती है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप कहलाती है। ठीक है, और जहां एक साथ आता है वह सहभूकंप होती है। ठीक, तो किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आया, साथ मतलब सहभूकंप रेखा हो गई। एक समान बर्बादी, समान यानी कि समभूकंप रेखा हो गई। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।